डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का वो बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ये सुनवाई के लिए हमारे पास केस आया बाबरी मस्जिद वाला, तो मैंने भगवान के सामने में बैठ गया और मैंने उनसे सलाह ली क्या करूं। अरे भाई, तुम्हें सलाह उनसे लेने दी तो है नहीं। आपको सलाह भारत का संविधान दे रहा है, आपको कानून दिया गया कि इस कानून के हिसाब से आपको जजमेंट देनी है, साक्ष्यों के आधार पर आपको जजमेंट देनी है। लेकिन भारत का अगर मुख्य न्यायाधीश साक्ष्यों को ताक पर रखकर और देश के संविधान को ताक पर रखकर अगर आस्था के ऊपर आधार पर जजमेंट देता है तो वो भी दमनकारी या न्यायकारी है, वो न्यायिक अधिकारी होने के काबिल नहीं। उस आंदोलन में ये 1891 की बात है, 1891 की बात है। उस आंदोलन में उनके ऊपर हमले हुए, 40 लोगों ने आके हमला कर दिया। जो बहुत लोग वहां धरना कर रहे थे, कईयों को चोटें आई, अनागरिक धम्मपाल जी को भी चोट आई। उसके अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ। यह आंदोलन चलता रहा। 1922 के अंदर कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के उस सम्मेलन में जब इसकी डिमांड उठी माओवादी टेंपल की मुक्ति की, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया। तो उस कमेटी में जाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन चूंकि उसके अंदर कमेटी के अंदर बहुतों का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो वो रिपोर्ट उनके फेवर में बना दी गई, जिसका भरपूर विरोध किया गया। रामस्वरूप वर्मा जी, जगदेव बाबू कुशवाहा जी, ललित सिंह यादव जी, कर्पूरी ठाकुर जी, संतगाड़ के बाबा, मान्यवर कांसलर साहब, ब्रिगेडियर मौर्य जी और तमाम समाज के महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए मैं आदरणीय वित्त संघ और सभी साथियों को क्रांतिकारी जय करता हूँ, नमो बधाई करता हूँ। साथियों, आपको पता होगा कि जब भारत में अंग्रेजों का शासन था, अंग्रेजों के शासन में एक अंग्रेज इतिहासकार थे अलेक्जेंडर कनिंघम। उन्होंने जब भाईयान हुएनसांग और सिंह, इन सबके द्वारा जो बौद्ध साहित्य लिखा गया, बौद्ध इतिहास खोज के जो लिखा, उसको पढ़ने के बाद उन्होंने भारत में पूरे बौद्ध विरासत को खोजना शुरू किया। और उस खुदाई में आप चूंकि सब जानते हैं, 2600 साल पहले हुए, और इसी महाबोधि महाविहार जहाँ स्थित है बौद्ध गया में, यहाँ उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सम्राट अशोक ने उनकी याद में वहीं पर महाबोधि महाविहार का निर्माण करवाया था। लेकिन समय के साथ साथ रेत मिट्टी चढ़ती गई है, वो नीचे दब गया। लेकिन आपको पता है कि चीनी यात्री भाईयान हुएनसांग सिंह ये भारत में आए थे। उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग काल में आए और उन्होंने पूरे भारत का भ्रमण किया और बौद्ध साहित्य को जितना हो सका उतने बौद्ध साहित्य को वो लोग चाइना के अंदर लेकर गए। भैया डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग, डिस्टर्ब ना करें प्लीज। अरे भैया जरा बात मत करो, बोलो मत भाई। वो धर्म की क्या पहचान, एक समान। तो आप सबको पता है कि वो जो साहित्य जो जला दिया गया, जो ब्राह्मणों ने 84,000 बौद्ध मठ तोड़वाए, बौद्ध स्तूपों को ध्वस्त किया, शिलालेखों को ध्वस्त किया, हजारों बौद्ध भिक्षुओं की हत्या कराई। लेकिन समय के साथ साथ मिट्टी के अंदर वो बौद्ध विरासतें नीचे दब गई। लेकिन जब अंग्रेजों का शासन आया और वो सारा साहित्य, बौद्ध साहित्य जो भारत से खत्म कर दिया गया था, वो बौद्ध साहित्य चीनी यात्रियों के द्वारा सुरक्षित रखा गया तिब्बत के अंदर, चाइना के अंदर। और उसका अध्ययन करने के बाद अलेक्जेंडर कनिंघम जी ने जब भारत में उस विरासत को खोजना शुरू किया, तो जगह जगह बुद्ध के अवशेष निकलने शुरू हो गए। और इस बिहार की धरती बौद्ध गया के अंदर ये महाबोधि टेंपल मिला।
लेकिन मिलने के बाद वहां पर भी ब्राह्मणों ने कब्जा कर लिया। श्रीलंका से आपको सबको पता होगा, श्रीलंका से अनागारिक धर्मपाल वो आए और उन्होंने वहां उसको ब्राह्मणों से मुक्त करके, चूंकि वो बौद्ध विरासत है, बौद्धों को सौंपने के लिए आंदोलन चलाया। उस आंदोलन में ये 1891 की बात है, 1891 की बात है। उस आंदोलन में उनके ऊपर हमले हुए, 40 लोगों ने आके हमला कर दिया। जो बौद्ध लोग वहां धरना कर रहे थे, कईयों को चोटें आई, अनागरिक धर्मपाल जी को भी चोट आई। उसके अंदर मुकदमा भी दर्ज हुआ। यह आंदोलन चलता रहा। 1922 के अंदर कांग्रेस का एक सम्मेलन हुआ, अधिवेशन हुआ। कांग्रेस के उस सम्मेलन में जब इसकी डिमांड उठी माओवादी टेम्पल की मुक्ति की, तो उन्होंने राजेंद्र प्रसाद जी के नेतृत्व में कमेटी का गठन किया। तो उस कमेटी में जाकर उसकी पूरी जांच पड़ताल की, लेकिन चूंकि उसके अंदर, कमेटी के अंदर बौद्धों का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो वो रिपोर्ट उनके फेवर में बना दी गई, जिसका भरपूर विरोध किया गया। लेकिन उसके बाद भारत की सरकार ने अंग्रेजों से आजाद होने के तुरंत बाद 1949 में माओवादी टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 ये एक्ट बनाया और उस एक्ट के अंदर यह व्यवस्था की कि इसके 8 सदस्य होंगे, 4 सदस्य ब्राह्मण होंगे, 4 सदस्य बौद्ध होंगे और उसका चेयरमैन वहां का डीएम होगा। और उसमें भी यह था कि वो डीएम हिंदू होना चाहिए। तो ये लड़ाई चलती रही, अलग अलग समय पर चलती रही। 1992 में फिर ये लड़ाई बहुत बड़ी हो गई और इसी जंतर मंतर पर जापान के भिक्खु बनते सुरई ससाई जी, जो नागपुर के अंदर इंदौर में बौद्ध विहार में है, अब काफी व्रत हो गए हैं, उन्होंने 1992 में बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के अंदर चलाया और हम लोग उस आंदोलन में लगातार शरीक रहे। 6-7 महीने तक यह धरना चलता रहा और उस वक्त लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री हुआ करते थे बिहार के, वो भी यह धरना स्थल पर आए और उन्होंने भी प्रॉमिस किया कि हम इसका समाधान करेंगे। इस लंबे आंदोलन के बाद हुआ ये कि उसमें 4 जो बौद्ध भिक्खु, जो बौद्ध लोग मेंबर थे, तो जो आंदोलन कर रहे थे उनमें से ही 4 बौद्ध भिक्षुओं को उसमें सदस्य बना दिया गया और बनते सुरई ससाई जी को अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बना दिया गया और इन लोगों को प्रॉमिस किया कि हम धीरे धीरे इसका समाधान करेंगे। तो जिन बौद्ध भिक्षुओं को मेंबर बनाया या वह सेक्रेटरी बनाया या अल्पसंख्यक आयोग का मेंबर बनाया, उन सबके साथ भी धोखा हुआ। मैं नहीं चाहूंगा इस बारे में कोई बात हो कि पैसे का गबन क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्योंकि जितने भी आंदोलन चलते हैं उन आंदोलनों में एक आध आदमी खराब हो सकता है, उसका जिक्र करके हम अपने आंदोलन को खराब नहीं कह सकते। आंदोलन कभी खराब नहीं होता, आंदोलन कुर्बानी मांगता है। उस आंदोलन में भी कुर्बानी दी गई है, लंबे समय तक आंदोलन चला है और उसके बाद बनते सुरई सचाई जी ने सुप्रीम कोर्ट में केस डाला। आज तक केस डिसाइड नहीं हो पाया। इसी दौरान एक आईएएस ऑफिसर थे दार्जिलिंग से, उन्होंने सन 2012 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के अंदर एक केस डाला माओवादी टेम्पल को मुक्त कराने का और बुद्धिस्ट माओवादी महाविहार मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को निरस्त कराने का उन्होंने केस डाला। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 में उस केस को यह कह के रद्द कर दिया, क्योंकि ये मसला बिहार की सरकार का बनता है, बिहार की राज्य की विधानसभा का बनता है। तो आप इस अपनी मांग को लेकर बिहार की सरकार के पास जाइए और वही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। ये सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र की बात नहीं है, ये कह के उनकी पिटीशन को डिसमिस कर दिया गया। तो इसके बाद से
बिहार की सरकार से भी लगातार मांग चल रही है। अभी तकरीबन 8 महीने पहले इंडिया बुद्धिस्ट जो फोरम हमारा बना हुआ है, ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम, उसके माध्यम से हम कई लोग मिलके अल्पसंख्यक आयोग में गए, उनके चेयरमैन तमाम मेंबर से मिले और हमने उनसे निवेदन किया कि आप मां बोधी टेम्पल को मुक्त कराने के लिए बिहार की सरकार से बात कीजिए। उनके चेयरमैन ने हमें प्रॉमिस किया कि हम वहीं पे बिहार की सरकार से मिलेंगे, मीटिंग कराएंगे, और वहां वो गए भी, मीटिंग भी कराई। ऑल इंडिया बुद्धिस्ट फोरम के सदस्य हमारे उस मीटिंग में भी गए, फिर भी कोई समाधान नहीं निकला, केवल आश्वासन मिला और वो भी झूठा। उसके बाद पटना के अंदर गांधी मैदान के अंदर बहुत बड़ा प्रदर्शन किया गया, आंदोलन किया गया, सभा की गई। उसमें भी हम लोग पटना के अंदर गए और वहां पूरी सभा करने के बाद पदयात्रा करते हुए बिहार की सरकार को ज्ञापन दिया। बिहार के एक बहुत वरिष्ठ अधिकारी आकर हम लोगों से वहीं आकर मिले, हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने प्रॉमिस किया कि हम इसका समाधान करेंगे, लेकिन समाधान कुछ नहीं हुआ। उसके बाद 12 फरवरी से कर्मिक अनशन, भूख हड़ताल हमारे भिक्षुओं ने और कुछ उपासकों ने वहीं मां बोधी टेम्पल के पास शुरू किया, लेकिन अब से तकरीबन 13-14 दिन पहले आपने देखा होगा बिहार की सरकार ने कितनी घटिया हरकत की, और इतनी घटिया हरकत को धिक्कारा ही जा सकता और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक घटियापन है उनका ये। उन्होंने रात को 1 बजे वहां की पुलिस, उनकी पुलिस ने बहुत भिक्षुओं को जबरन वहां से उठा लिया, यहाँ तक कि एक बहुत भिक्षुणी को महिला होने के बावजूद कमर में हाथ डालकर जबरदस्त उठाकर गाड़ी में डाल दिया। ये बेहद शर्मनाक घटना थी, और ले जाकर थाने के अंदर, उसको हॉस्पिटल के अंदर पटक दिया। लेकिन हमारा आंदोलन चलता रहा और उसके बाद उस स्थल पर प्रदर्शन नहीं करने दिया, बल्कि 2 किलोमीटर दूरी पर रोड के किनारे पर एक जगह दे दी कि आप अपना प्रदर्शन यहाँ कीजिए। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो 1992 का आंदोलन था, आंदोलन बहुत जबरदस्त था, बहुत बड़ा था, लेकिन उस वक्त सोशल मीडिया नहीं होता था। और देश का जो मुख्य मीडिया है, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो, आप सबको पता है वो कभी भी इस देश के दलितों की, पिछड़ों की, वंचितों की, आदिवासियों की और अल्पसंख्यक समाज के मुद्दों को कभी हाईलाइट नहीं करता, कभी उनको कवरेज भी नहीं करता। मैं तो आह्वान करना चाहता हूँ इस देश के दलितों से, इस देश के पिछड़ों से, इस देश के आदिवासियों से, इस देश के अल्पसंख्यकों से, वो देश का मुख्य मीडिया, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो चाहे प्रिंट मीडिया हो। अभी आपने देखा होगा 3 दिन पहले कैलिफोर्निया के अंदर तो गुजराती समाज के लोगों का वहां पर एक मंदिर है, उस मंदिर में बेईमानी की गई, तो यहाँ पूरे भारत के मीडिया ने उसको कवर किया, अखबारों में छापा। उस दिन भी मैंने फेसबुक लाइव किया था कि अगर कैलिफोर्निया के अंदर गुजरातियों के मंदिर के अंदर अगर अपवित्र उसको किया गया तो वो गलत किया। किसी को हक नहीं है किसी दूसरे के धार्मिक स्थल पर जाकर कुछ भी गलत कार्य करने का, और उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, कानून की मांग की जानी चाहिए, दोषियों को सजा देने की। लेकिन ये कैसा मीडिया है कि कैलिफोर्निया, अमेरिका की कैलिफोर्निया के अंदर मंदिर में हुई घटना को आप कवर कर रहे हो, और यहाँ हमारे पूरे दुनिया के बौद्धों को आस्था का केंद्र मां बोधी महाविहार, जहाँ तथागत बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसका आंदोलन पूरे देश में चल रहा है। अमेरिका के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, जर्मनी के अंदर, फ्रांस के अंदर, तमाम देशों में भी बहुत लोगों ने, अम्बेडकरवादियों ने मां बोधी टेम्पल की मुक्ति का आंदोलन किया है। और भारत के कोने कोने में, चूंकि आप सोशल मीडिया से देख पा रहे होंगे, भारत के लगभग सभी राज्यों में मां बोधी महाविहार को मुक्त कराने का आंदोलन चल रहा है। लेकिन आपने भारत के किसी मुख्य मीडिया में, किसी भी डिजिटल मीडिया पे, किसी अखबार में आपने मां बोधी महाविहार की मुक्ति आंदोलन की एक भी लाइन नहीं देखी होगी। तो जो देश का मुख्य मीडिया देश के तमाम SC, ST, OBC और माइनॉरिटी के मुद्दों को दरकिनार करता, नजरअंदाज करता है, मैं मांग करता हूँ पूरे देश के SC, ST, OBC माइनॉरिटी के लोगों को इस मुख्य मीडिया का बहिष्कार करो। बहिष्कार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उनके टीवी चैनलों को देखना बंद कर दो, इनके अखबारों को पढ़ना बंद कर दो। जितने हमारे बहुजन समाज के यूट्यूबर्स हैं जो समाज के सारे मुद्दों को उठा रहे हैं,
हमें चाहिए कि हम अपने अपने यूट्यूबर्स को प्रमोट करें, इनके सबके यूट्यूब को चैनलों को देखें, जो भी आर्थिक मदद दे सकते वो भी दें, क्योंकि आर्थिक पैसे के अभाव में हमारे ये सारे चैनल बेचारे दम तोड़ रहे हैं। और मैं एक और बात बता दूं, और मैंने ये संकल्प भी ले लिया है, और मैंने नहीं, क्योंकि ये केवल मेरा आंदोलन नहीं है, इतिहास गवाह है, भारत में जितने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वो लोग अपना इतिहास पढ़ ले, क्योंकि जो लोग अपना इतिहास नहीं जानते वो कभी इतिहास नहीं बना सकते। वो अपना इतिहास पढ़ ले, उनके पूर्वज बौद्ध थे, उनके पूर्वज बौद्ध थे, तमाम देश के दलितों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम आदिवासियों के पूर्वज बौद्ध हैं, तमाम पिछड़े समाज, पिछड़े वर्गों के पूर्वज बौद्ध हैं, और अल्पसंख्यक समाज के भी 90% लोगों के पूर्वज बौद्ध है, क्योंकि उन्होंने जाति के उन्मूलन की वजह से, जाति के उन्मूलन की वजह से उन्होंने इस धर्म को छोड़कर कुछ लोग सिख बन गए, कुछ लोग ईसाई बन गए, कुछ लोग मुस्लिम बन गए। तो ये सच्चाई है कि देश के अंदर 90% इतिहास गवाह है, जहां भी खुदाई होती है अखंड भारत में, म्यांमार से लेकर ईरान, इराक तक जहां भी खुदाई होती है, खुदाई में केवल और केवल बुद्ध निकलते हैं, तो दूसरा अवशेष आज तक भारत के अंदर नहीं निकला। आपको पता होगा जब अयोध्या के अंदर खुदाई हुई तो पता लगा वहां बौद्धों की साकेत नगरी थी, तमाम अवशेष बुद्ध के निकले हैं। वो अलग बात है कि सर्वोच्च न्यायालय ने बुद्ध के अवशेषों को तो दरकिनार कर दिया और कानून को और साक्ष्यों को ताक पर रखकर उन्होंने आस्था के आधार पर जजमेंट दिया। आपने देखा वो पिछले दिनों हमारे देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का वो बयान आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि जब ये सुनवाई के लिए हमारे पास केस आया बाबरी मस्जिद वाला, तो मैंने भगवान के सामने में बैठ गया और मैंने उनसे सलाह ली क्या करूं। अरे भाई, तुम्हें सलाह उनसे लेने दी तो है नहीं, आपको सलाह भारत का संविधान दे रहा है, आपको कानून दिया गया कि इस कानून के हिसाब से आपको जजमेंट देनी है, साक्ष्यों के आधार पर आपको जजमेंट देनी है। लेकिन भारत का अगर मुख्य न्यायाधीश साक्ष्यों को ताक पर रखकर और देश के संविधान को ताक पर रखकर अगर आस्था के ऊपर आधार पर जजमेंट देता है, तो वो भी दमनकारी या न्यायकारी है, वो न्यायिक अधिकारी होने के काबिल नहीं। ये सर्वनाश है। बेशक अगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरे खिलाफ हो जाए तो मैं तैयार हूं, इसलिए तैयार हूं क्योंकि हमें शर्म आती है कि एक तरफ हम कहते कि मैं बुद्ध के देश से आया हूं, भारत बुद्ध की भूमि है, हमने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए। अरे अगर बुद्ध दुनिया को दिए और भारत दुनिया में बुद्ध के देश के रूप में जाना जाता है, तो फिर बुद्ध की पूरे देश दुनिया के बौद्धों की आस्था का केंद्र महाबोधि महाविहार के उस महाविहार के अंदर उसमें 4 पंडित क्यों, और उसका जो मुख्य पुजारी है महंत, वो भी ब्राह्मण है, और उसमें एक्ट में लिख दिया, उसके बाद उसके बेटे, उसके बाद उसके बच्चे वही बनते रहेंगे। दादागिरी है क्या? ये दादागिरी नहीं चलेगी। हम लोग बौद्ध लोग हैं, हम लोग हाथ जोड़ के काम चलता चाहते हैं, लेकिन अगर आप नहीं मानोगे तो हाथ जोड़ने के साथ साथ हाथ मरोड़ने का काम भी हम करेंगे, हाथ जोड़ने का काम भी करेंगे, और तोड़ने की जरूरत पड़ी तो हाथ को तोड़ भी देंगे। हम तो चाहते हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से हमारी इस डिमांड को पूरा कर दो। और एक और बात बता दूं, अभी तो हम सब की तरफ से, पूरे दुनिया के बौद्धों की तरफ से, भारत के बौद्धों की तरफ से, अभी हम बात कर रहे हैं महाबोधि महाविहार को मुक्त करने की, बौद्धों को सौंपने की, बुद्धिस्ट टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी एक्ट 1949 एक्ट को रद्द करने की। अगर आप हमारी सरकार, हमारी जायज डिमांड को नहीं मानते, क्योंकि किसी ईसाइयों के किसी चर्च में ईसाई से ले किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, गुरुद्वारे के अंदर सिखों से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता, मस्जिद के अंदर उसके संचालन समिति में मुस्लिम से अलग किसी दूसरे धर्म का आदमी नहीं हो सकता, हिंदुओं के मंदिरों के अंदर भी किसी दूसरे धर्म का आदमी उसकी मैनेजमेंट कमेटी में नहीं हो सकता। तो फिर हमारे महाबोधि महाविहार के एक्ट मैनेजमेंट कमेटी के अंदर चार पंडे क्यों? तो ये ब्राह्मण धर्म की साजिश है। और मैं निवेदन करता हूँ भक्ति जी आपसे भी, बाकी लोगों से भी, आप हिंदू धर्म बोलना बंद करो। अभी हमारे बहुत लोग वहां हैं, उनको उनका इतिहास याद दिला के सबको बौद्ध बनाना है, सबको वापस घर वापसी करवानी है, सबकी घर वापसी करानी है, अपने सांस्कृतिक विरासत, अपने पूर्वजों की सांस्कृतिक विरासत को एक एक को खोज के निकालेंगे, हम छोड़ने वाले नहीं है।